स्टूडेंट्स, आप सभी का श्री कन्नी एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं प्रताप सिंह, हिस्ट्री का एजुकेटर, एक बार फिर आपके बीच हाजिर हूँ। और आज हमारा टॉपिक है कक्षा 12 का पार्ट 6। अभी तक हमने जो वीडियो देखे वो किसके थे? पार्ट 5 के थे, ठीक है, जिसमें हमने अंग्रेज और भारतीय शासकों के मध्य जो संघर्ष हुए थे वो देखा था, जिसमें हमारा प्रमुख था आंग्ल मैसूर संघर्ष, आंग्ल मराठा संघर्ष, आंग्ल सिख संघर्ष, ठीक है। 1857 की क्रांति या भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कह लीजिए, 1857 प्लासी के युद्ध के बारे में और बक्सर के युद्ध के बारे में। यानी कि शुरुआत में अंग्रेज भारत में आए, उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया और उससे किस प्रकार से पूरे संपूर्ण भारत में फैलाया था, तो इसके बारे में हमने कहाँ पे देखा था? पार्ट 5 में देखा था। अब नेक्स्ट चरण की शुरुआत होती है पार्ट 6 में, और इसकी शुरुआत हम करेंगे सामाजिक आंदोलन से। और यहाँ पे नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन की भी इसी पार्ट में चर्चा की जाएगी। और यहाँ पे 1857 की क्रांति से आगे कांग्रेस का इतिहास है और राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास और क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा, ठीक है। और जो पार्ट 7 है उसमें आपके राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित है, तो पार्ट 7 की चर्चा बाद में करेंगे, पहले पार्ट 6। और आज का हमारा टॉपिक है कौन सा? सामाजिक आंदोलन। याद रखिएगा कौन सा है? सामाजिक आंदोलन। और ये हम दो भाग में पढ़ेंगे। तो आज ये क्या है? पहला भाग है, इसको हम दो भाग में पढ़ेंगे और ये हमारा कौन सा भाग है? पहला भाग है, याद रखिएगा, ठीक है। सामाजिक आंदोलन क्या था वो अपन देखते हैं। देखिए, जो भारतीय समाज में बुराइयां आई थी तो उसे दूर करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया उसको हम मोटे तौर पे क्या कहते हैं? सामाजिक आंदोलन। और बुराइयां क्या थी? जैसे बाल विवाह है, बहु विवाह है, सती प्रथा है, ठीक है, शिशु वध है, कन्या वध कह लीजिए, ठीक है ना, विधवाओं के विवाह पे रोक कह लीजिए, ठीक है, जाति प्रथा, छुआछूत, ये सारी कुरीतियां की थी, धार्मिक आडंबर, कर्मकांड, ये सभी क्या थी कि हमारे समाज में वो बुराइयां थी जो हमारे समाज को दूषित कर रही थी। और इन्हीं बुराइयों को दूर करने के लिए समय समय पर योग्य व्यक्ति हुए, जो जिसमें राजा राम मोहन राय है, स्वामी विवेकानंद है, दयानंद सरस्वती है, ज्योतिबा फुले है, ठीक है ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, केशव चंद्र सेन है। तो इन्होंने इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया था, याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है, क्या हुआ, ठीक है। तो इन आंदोलनों के उदय के कारण क्या रहे थे कि भाई इन आंदोलनों के उदय होने का कारण क्या था, वो अपन को पढ़ना है सबसे पहले। तो पहला कारण है कि 1813 ईस्वी में, कब? 1813 ईस्वी में अंग्रेज व्यापारियों के साथ 1813 ईस्वी का एक्ट पास हुआ था। मैंने आपको क्रांति वाले चैप्टर में भी बताया था कि 1813 का अधिनियम पारित हुआ था, जिसमें ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की इजाजत दी गई थी। और बड़ी संख्या में ईसाई मिशनरी जो धर्म प्रचार करते थे या धर्म का बढ़ावा देते थे, ईसाई धर्म को, उनको मिशनरी कहते हैं या धर्म प्रचारक कह लीजिए, तो वो बड़ी संख्या में भारत आए और भारत आके वो भारतीयों को ईसाई बनाने लगे। अब भारतीयों को ईसाई बनाएंगे तो वो क्या करते कि हिंदू धर्म की आलोचना करते थे। क्या करते थे? हिंदू धर्म की वो क्या करते थे? आलोचना करते थे। तो अब इतना महान हिंदू धर्म उसकी आलोचना कर रहे हैं, तो ये भी एक कारण रहा सामाजिक आंदोलन के। जो सामाजिक आंदोलन के जो प्रणेता थे उन लोगों ने भारतीय, प्राचीन भारतीय धर्म के वैभव को पुनः स्थापित किया, ठीक है ना। और उन्होंने ईसाई मिशनरियों के प्रभाव को कम करने का काम भी किया था। तो सामाजिक आंदोलन के उदय का कारण क्या रहा? एक तो ईसाई मिशनरियों के प्रभाव को कम करने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो हिंदू धर्म के आलोचना करके या मुस्लिम धर्म की आलोचना करके उस समय बहुत से लोगों को ईसाई बना रहे थे। देखिए, जो इस्लामिक लोग आए भारत में, मुस्लिम लोग आए, उन्होंने धर्म प्रचार के लिए बल का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? बल का प्रयोग किया था। और जो ईसाई लोग भारत में आए उन्होंने धर्म प्रचार के लिए लोभ प्रलोभन का प्रयोग किया था। तो वो क्या कहते थे? हाँ भाई, तुम्हारे से एक तो छुआछूत जैसी समस्या थी, तो वो क्या कहते हैं कि तुम्हारे धर्म में तुम्हें ही छूत माना जाता है, तो हमारे धर्म में आओ, हमारे धर्म में छुआछूत नहीं है, तुम्हें सम्मान मिलेगा, मान मिलेगा, ठीक है, और समानता का अधिकार मिलेगा। तो ये बात उन्हें ज्यादा अट्रैक्ट करी भारतीय लोगों को, ठीक है ना। तो वो बहुत से लोग ईसाई बने, क्यों? क्योंकि उन्हें अपने ही धर्म में, अपने ही समाज में
ठीक है ना, तो अछूतों जैसा व्यवहार किया जाता था। तो वापस छुआछूत जैसी कुरीति को समाप्त किया गया। बहुत से लोग हुए जिन्होंने इसका विरोध किया था, जिसमें प्रमुख थे ज्योतिबा फुले, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो पहला कारण क्या हुआ, ईसाई मिशनरियों के प्रभाव को कम करने के लिए और वापस हिंदू धर्म की महत्ता को दिखाने के लिए आंदोलन जरूरी हो गया था। जैसे एक बात बताइए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि प्रारंभ में जो वैदिक धर्म था, जिसे हम ब्राह्मण धर्म बोलते हैं, जो आज हिंदू धर्म बना है, ठीक है, तो उसमें भी क्या था कि कर्म कांड बहुत ज्यादा हो गए थे। क्या हो गए थे? कर्म कांड बहुत ज्यादा हो गए थे। तो उन्हीं कर्म कांडों के विरोध में भी शुरुआत में धार्मिक आंदोलन हुआ और उस समय दो धर्मों का उदय हुआ था। कौन से? जैन धर्म का और बौद्ध धर्म का उदय हुआ था, ठीक है। उन्होंने वैदिक धर्म की बुराइयों का या कर्म कांडों का विरोध करके ये दो नए धर्म स्थापित हुए। तो अपने धर्म की रक्षा के लिए भी उस समय के जो वैदिक धर्म के जो थे धर्मगुरु, उन्होंने अपने धर्म में सुधार आंदोलन चलाया और वापस अपने धर्म को स्थापित किया। तो वैसा ही माहौल अभी भी था कि हिंदू धर्म काफी मतलब वो पतित हो गया था, काफी दब गया था। तो इन लोगों ने जो सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता थे, जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने वापस हिंदू धर्म को पटरी पे लाने का काम किया था, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, यूरोपीय विद्वान विलियम जोन्स और मैक्स मूलर, ठीक है ना। विलियम जोन्स कौन है? जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी 1784 ईस्वी में। इन्होंने 1784 ईस्वी में इनके समय वॉरेन हेस्टिंग्स के समय 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी और इसके तहत प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों को खोजा गया, अभिलेखों को खोजा गया, उनको सुरक्षित रखा गया और उनका अनुवाद किया गया था इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तहत। और इसके संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स। और मैक्स मूलर भी भारतीय इतिहास का अध्ययन करने वाले एक महत्वपूर्ण विद्वान हुए और इनका एक तर्क है कि आर्य लोग कहाँ से आए थे? इन्होंने कहा था मध्य एशिया से आए हैं। कहाँ से आए थे? और इनका मत सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, उपयोगी माना जाता है, तो याद रखिएगा। तो इन्होंने क्या किया कि भारतीय इतिहास, धर्म, साहित्य का अध्ययन कर यह बताया कि प्राचीन भारतीय सभ्यता विश्व की महानतम सभ्यताओं में से एक है। किसने? विलियम जोन्स ने, मैक्स मूलर ने भारतीय धर्म इतिहास का अध्ययन किया और लोगों के सामने ये उजागर किया कि भारतीय सभ्यता विश्व की महानतम सभ्यताओं में से एक है। कैसे? देखिए, मध्यकाल में पहले कौन आए थे? तुर्की लोग आए थे, फिर अरब लोग, सबसे पहले अरब लोग आए, फिर तुर्की लोग आए, फिर मंगोल आए और फिर पुर्तगाली आ गए, अंग्रेज आ गए। यानी कि काफी लंबे समय से भारतीय लोग गुलामी दास्ता के थे। क्या थे? दास्ता में या गुलामी में थे। तो उन्हें यह लगने लगा था कि यार हम ऐसे ही हैं। क्या है? हम ऐसे ही हैं, कोई भी आ रहा है हम पे राज कर रहा है, हम इतने काबिल नहीं हैं, ठीक है ना, हम इतने योग्य नहीं है, ठीक है ना, हमारा इतिहास देखो भाई कब से। तो उन्हें उस समय अपने इतिहास का इतना नॉलेज नहीं था। और जब ये यूरोपीय लोग भारत में आए तो इन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ा और जनता के सामने रखा, तो लोगों को यकीन हुआ कि हम एक महान सभ्यता से बिलोंग करते हैं। भारत बहुत ही प्राचीन देश है और यहाँ पे प्राचीन काल से बहुत सी सभ्यताएं अस्तित्व में रही है और वो सभ्यताएं अपने समय की महानतम सभ्यताओं में से एक थी। तो उन्हें वापस आत्मसम्मान, आत्मगौरव की भावना जागृत करने का प्रयास किया था इन लोगों ने और इनमें हुआ भी, फर्क भी पड़ा, ठीक है ना। जैसे भारत में बड़े बड़े राजा हुए जिन्होंने बहुत चक्रवर्ती सम्राट हुए। पहले देश सोचते थे कि भाई हम जीत नहीं सकते, हम तो गुलामी के लिए ही पैदा हुए हैं। लेकिन जब उन्होंने पढ़ा कि भारत में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, पृथ्वीराज चौहान जैसे बड़े बड़े राजा हुए हैं, ठीक है, और उन्होंने बड़े बड़े साम्राज्यों का निर्माण किया था, कनिष्क जैसे, ठीक है, तो उन्हें यह लगने लगा कि नहीं यार, हम भी खास लोग हैं, विशेष लोग हैं और आगे चल के कुछ अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो यूरोपीय विद्वान विलियम जोन्स, मैक्स मूलर ने क्या, इन भारतीय साहित्य का अध्ययन किया और जनता के सामने रखा कि आप एक बहुत ही महानतम सभ्यताओं से बिलोंग करने वाले व्यक्ति हो। भारत देश में भी बहुत ही प्राचीन और महान सभ्यताएं
अस्तित्व में रही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट आता है समाचार पत्र पत्रिकाओं ने पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए पहले मध्यकाल में मुस्लिम लोग आए, ठीक है, तो उस समय भी भारतीय धर्म में काफी कुरीतियां आ गई थी, जैसे पर्दा प्रथा है, बाल विवाह है, तो ये मध्यकाल में ज्यादा व्यवस्थाएं जोर पकड़ने लगी थी, ठीक है। और भी क्या हुआ कि भाई भारतीय समाज कुंठित हो गया था। कैसे कुंठित हो गया था भाई, जैसे बहुत से लोगों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था, ठीक है ना। तो वो जो हिंदू लोग थे, जो ब्राह्मण लोग थे, वो ये नहीं चाहते थे कि जिन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया वो भारतीय समाज से जुड़े, ठीक है। तो उन्होंने क्या कि भारतीय समाज को बड़ा कुंठित कर दिया था, और इस कुंठा में भारतीय समाज की जो प्रगति थी, हिंदू धर्म की जो प्रगति थी, वो क्या हो गई थी, रुक गई थी, ठीक है ना। तो बाद में आगे चल के जो समाज सुधारक हुए, उन्होंने उस बंधन को ढीला किया। क्या किया, उस बंधन को ढीला किया और वापस पुनर्जागरण का काम हुआ। देखिए जो चीज चलती रहती है वही प्रगति करती है, जो चीज रुक जाती है उसका पतन होने लग जाता है। तो समाज सुधारकों ने जो हिंदू धर्म की गति रुक गई थी, उस गति को बढ़ाने का काम किया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो समाचार पत्र पत्रिकाओं ने भी पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अंग्रेजों के दुर्व्यवहार के समाचार छपने लगे थे। देखिए पहले आम जनता तक सूचना पहुंचाने का कोई माध्यम नहीं होता था, अब समाचार पत्र पत्रिका आई तो बहुत कम समय में बहुत से लोगों को देश के बारे में, संस्कृति के बारे में, क्योंकि अलग अलग छपते हैं लेख, तो सभी ने अपने अपने विचार प्रकट किए और वो कम समय में अधिक लोगों तक पहुंचे। भाई पहले मध्यकाल में साधन थे नहीं, एक व्यक्ति अगर कोई भी सामाजिक सुधारक है या कोई भी साहित्यकार है तो वो अपनी साहित्य लिमिटेड लोगों को कह सकता था, और समाचार पत्र में छाप दिया तो वो अनलिमिटेड लोगों तक पहुंच रहा है। और जनता अगर पढ़ती है, आम जनता पढ़ती है, तो कुछ ना कुछ तो जनता पे फर्क पड़ता ही है। आज अगर हम मीडिया देखते हैं, न्यूज चैनल देखते हैं, तो उन जैसा वो दिखाते हैं वैसा ही हम देखते हैं, ठीक है। और कुछ ना कुछ हमारे दृष्टिकोण में भी वो चैनल देख के कुछ ना कुछ नजरिया वैसा ही बन जाता है, हम भी उस पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं कि भाई न्यूज वाले दिखा रहे हैं, हो सकता है ऐसा ही हुआ हो, भले मीडिया वाले सही नहीं दिखा रहे, लेकिन उनका नजरिया हमारे नजरिए को प्रभावित करता है, ठीक है। तो समाचार पत्र पत्रिकाओं ने भी उस समय भारतीय जनता के नजरिए को बदलने का प्रयास किया था, ठीक है। आगे देखते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय, और इस वर्ग ने सामाजिक समानता और एकता की भावना का प्रचार किया। अब देखिए कि अंग्रेज भारत में आए, ठीक है, और अंग्रेजों को क्या है, हिंदी नहीं आती और भारतीय लोगों को इंग्लिश नहीं आती, तो अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को अंग्रेजी का ज्ञान दिया। क्या दिया, अंग्रेजी का ज्ञान दिया, ठीक है, उन्हें शिक्षित किया। अब सारे भारतीयों को तो शिक्षित करना पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने कुछ भारतीयों को पढ़ाया जो थोड़े पढ़ने के काबिल थे, थोड़े जो घर से भी सक्षम थे, तो शुरुआत में पढ़ाया। और वो जो मध्यम वर्ग हुआ, जिसे अपन कहते हैं भाई, उन्होंने अंग्रेजों ने कहा कि सारे भारतीयों को पढ़ाने से अच्छा है कि कुछ भारतीयों को पढ़ाओ और वो सारे भारतीयों को आगे ज्ञान का प्रचार करेंगे, या कह लीजिए कि शिक्षा का प्रचार करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि समाज में एक नए वर्ग का उदय हुआ, जिसे हम कहते हैं मिडिल क्लास वर्ग। जो मुगल काल तक भारतीय समाज में दो ही वर्ग थे, एक था अपर वर्ग और एक था गरीब वर्ग। भारतीय समाज में मिडिल क्लास मतलब मीडिएवल एज तक, यानी कि मुगल काल तक दो ही वर्ग थे, या तो अत्यधिक पैसा वाला है या फिर अत्यधिक गरीब है, ठीक है। ये जो मिडिल क्लास की अवधारणा है, ये अंग्रेजों के आने के बाद आई थी। कब आई थी, अंग्रेजों के आने के बाद आई थी। और कब, जब लोगों ने गांवों से शहरों की ओर पलायन किया, क्योंकि अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था, आर्थिक नीतियां कैसी थी कि उन्होंने भारतीय गांवों की स्वायत्तता पर, स्वतंत्रता पर प्रहार किया था, और गांव जो पहले संप्रभु थे अब वो शहरों पर निर्भर हो गए थे, और बहुत से लोग शहरों में गए, तो इससे एक नए वर्ग का उदय हुआ था, और वो कौन सा था, मध्यम वर्ग का। अब देखिए आप शहर में जा रहे हो, बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए हैं, या फिर अपन बात कर लेते हैं एक नॉर्मल वे पे, स्कूल की बात करते हैं, ठीक है। स्कूल की बात करें तो पहले तो अपन कहते हैं गुरुकुल में पढ़ाई होती थी। क्या होती थी, गुरुकुल में पढ़ाई होती थी। अब गुरुकुल में तो आपको पता है कि जो निचले तबके के लोग थे उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार ही नहीं था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या कहा, 1833 ईस्वी के बाद में एक्ट पारित हुआ था, 1833 का एक्ट पारित हुआ था, और इसमें भेदभाव समाप्त कर दिया था।
कि भाई किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। 1833 ईस्वी, जाति, लिंग, धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब अंग्रेजों ने मॉडर्न स्कूल खोले, अंग्रेजों ने क्या किया, मॉडर्न स्कूल खोले। और अंग्रेजों ने ये नहीं कहा कि भाई कोई भी बंदा जनरल कैटेगरी का है तो वही पढ़ेगा और कोई निचले तबके का है, ठीक है, तो वो पढ़ाई नहीं करेगा या उसको स्कूल में नहीं दाखिला मिलेगा, ठीक है। तो अंग्रेजों ने जो स्कूल खोले वो सभी वर्गों के लिए क्या थे, खुले थे। अब स्कूल में सभी वर्गों के लोग जा रहे हैं तो उनको बराबर बैठना पड़ेगा, एक ही पानी पीना पड़ेगा, एक ही कक्षा में साथ बैठ के पढ़ना पड़ेगा। तो जो जाति प्रथा की जो छुआछूत की अवधारणा थी वो क्या होने लगी, धीमे धीमे कम होने लगी। क्या होने लगी, तो जब छुआछूत की भावना समाप्त होने लगी तो समानता की भावना ऑटोमेटिक पनपने लगेगी, समानता की, एकता की, क्योंकि सभी को साथ बैठ के पढ़ा रहे हैं, सभी को एक जितना ही पढ़ा रहे हैं। भाई ऐसा नहीं कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों को ज्यादा नॉलेज दे रहे हैं, राजपूतों को कम दे रहे हैं, और जो निचले के शूद्र और वैश्य वर्ग है उनको अलग शिक्षा दे रहे हैं। अब तो इक्वल शिक्षा थी, एक जैसी शिक्षा दी जा रही है सबको। भाई पहले तो शिक्षा भी अलग थी, अलग अलग वर्गों के हिसाब से ब्राह्मणों को वेदों का अध्ययन कराया जा रहा है, जो क्षत्रिय वर्ग है उन्हें शस्त्र का ज्ञान दिया जा रहा है, वैश्यों को अलग ज्ञान दिया जा रहा है, और शूद्रों को तो उस समय ज्ञान प्राप्ति का अधिकार ही नहीं था, ठीक है। अब एक जैसी शिक्षा दी जा रही है, सभी को समानता के लेवल पे दी जाने लगी, ठीक है। और सब समाज में जो नया जो पढ़ा लिखा वर्ग था और उसने भी जाति प्रथा के बंधनों को मानने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था कि भाई ये जाति प्रथा क्या है, फालतू की चीज है, इससे कोई भी लाभ नहीं होता है, उल्टा भारतीय समाज ही पीछे जाता है, पनपता नहीं है, ठीक है। भारत देश की जो अवनति है उसकी कुरीतियों के कारण ही है, ठीक है। तो ये हुआ, आप किसी कारखाने में बाहर काम कर रहे हो तो आप ये थोड़ी कह सकते हो कि मैं इस व्यक्ति के साथ काम नहीं करूंगा, मैं इस व्यक्ति के साथ काम नहीं करूंगा, ठीक है ना। भाई मेरे को तो, हम जनरल कैटेगरी के हैं या फिर हम ओबीसी कैटेगरी के हैं तो हम तो उन्हीं के साथ काम करेंगे, या ओबीसी कैटेगरी का कारखाना अलग बनाओ, ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है। आपको काम करना है तो सभी कैटेगरी के लोग साथ में काम करेंगे, करना है तो करिए, वरना रास्ता बाहर की तरफ है, ये बात थी, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब जैसे अंग्रेजों ने ट्रेन चलाई थी, एक एग्जांपल और याद आ गया मुझे, जैसे अंग्रेजों ने ट्रेन चलाई थी 1853 ईस्वी में, पहली ट्रेन चली थी 1853 में मुंबई से थाने के बीच में, लॉर्ड डलहौजी के समय। अब देखिए कि इस ट्रेन ने भी भारतीय समाज की कुरीति को समाप्त करने का प्रयास किया। कैसे? अब ट्रेन में अगर आपको झूला खाना है तो ट्रेन तो सभी के लिए ओपन थी, ब्राह्मण को अगर कहीं जाना है तो वो बैलगाड़ी में आराम से 10 घंटे में पहुंच सकता है, और ट्रेन में 1 घंटे में पहुंच सकता था, आधे घंटे में। अब ब्राह्मण को जाना है तो उसको भी ट्रेन में बैठना है, कोई शूद्र व्यक्ति है या कोई वैश्य व्यक्ति है तो उसको भी ट्रेन में बैठ कर जाना है। ब्राह्मण ये नहीं कह सकता कि मैं ब्राह्मण हूँ और शूद्र को कि तू नीचे उतर, टिकट उसने भी ली है, टिकट उसने भी ली है। तो इस व्यवस्था से भी जो जाति प्रथा, जो छुआछूत के जो बंधन थे वो क्या होने लगे, ढीले होने लगे, ठीक है। अंग्रेजों ने ट्रेन चलाई थी अपने लाभ के लिए, लेकिन आगे चल के भारतीयों को भी इससे लाभ हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि समाज सुधारकों ने भारतीय धर्म और संस्कृति में विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा भारतीयों को दी थी। जो भी समाज सुधारक हुए उन्होंने भारतीय धर्म संस्कृति में विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा दी। लोगों को कहा कि आप भारतीय सभ्यता में विश्वास बनाए रखें, और कालांतर में जो रूढ़ियां आई है, आडंबर आए, उनको समाप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने विश्वास दिलाया कि भारतीय समाज प्रारंभ से ऐसा नहीं था, ये तो बीच में ऐसी रूढ़ियां आ गई कि समाज में बंधन ज्यादा हो गए, आडंबर ज्यादा हो गए, छुआछूत ज्यादा हो गई। भाई प्रारंभ में जो वैदिक काल था, अपन बात करें भारतीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, भाई अपने इतिहास का अध्ययन मोटे तौर पे कहाँ से करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में। और सिंधु घाटी सभ्यता में भेदभाव का, जातिगत भेदभाव का ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है, मिलता है नहीं मिलता है। महिलाओं के शिक्षा अधिकार पे रोक नहीं थी, क्योंकि मातृ देवी की मूर्तियां ज्यादा मिली है, ठीक है। महिलाओं को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था, ठीक है ना। फिर आते हैं वैदिक काल में, तो वैदिक काल में भी कर्म आधारित व्यवस्था थी, जिसका जैसा कर्म है उसका वैसे ही पहचान है, ठीक है। ये तो बाद में धीमे धीमे समय के साथ साथ में ये रूढ़ियां आती गई। तो इन रूढ़ियों को परेशान दूर करने के लिए समाज सुधारकों ने लोगों को कहा कि आप भारतीय धर्म संस्कृति में विश्वास रखिए, ये जो रूढ़ियां आई है ये दूर हो जाएगी और आप भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जुड़े रहे, ठीक है। तो ये क्या थे कि भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलन के उदय होने के कारण थे।
और सामाजिक आंदोलन की बात करें या सामाजिक सुधार आंदोलन की बात करें तो क्या है कि समाज में आई बुराइयों को, कुरीतियों को दूर करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया या जो कार्यवाही की गई समाज सुधारकों के द्वारा, वही क्या है, सामाजिक सुधार आंदोलन। ठीक है, आगे देखते हैं अब समाज सुधारकों के बारे में। तो सबसे पहले समाज सुधारक आते हैं, ठीक है ना, वो आते हैं हमारे राजा राम मोहन राय। जो सबसे पहले समाज सुधारक आते हैं वो कौन है, हमारे राजा राम मोहन राय। और इन्होंने किसकी स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1825 ईस्वी में किसकी स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। एक आता है आपके आर्य समाज की स्थापना की थी। बच्चों में काफी कंफ्यूजन रहता है कि सर आर्य समाज, ब्रह्म समाज। आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी, सॉरी 1828 से, ठीक है ना, 1875 ईस्वी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने की थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। और ये भी बता दूं कि राजा राममोहन जो राय थे, इनको राजा की उपाधि दी थी मुगल शासक अकबर द्वितीय ने। मुगल शासक अकबर द्वितीय ने दी थी, याद रखिएगा, मुगल शासक अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। और इन्हें अपना प्रतिद्वंदी बनाकर ब्रिटेन भेजा था। इन्हें अपना प्रतिद्वंदी बनाकर ब्रिटेन भेजा था अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए कि भाई मेरी पेंशन कम है, आप अंग्रेजों के पास जाओ मेरे प्रतिनिधि के तौर पर और अंग्रेजों को मेरी पेंशन बढ़ाने के लिए निवेदन करो। अब राजा राममोहन राय को ही क्यों भेजा गया, क्योंकि राजा राममोहन राय बहुत ही इंटेलिजेंट थे। पहले कंपनी में दुभाषी का काम करते थे और इन्हें बहुत सी भाषाओं का, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, लैटिन, हिब्रू, कई भाषाओं का ज्ञान था। इसलिए इन्हें अपना प्रतिनिधि बना के भेजा गया था। अब राजा राममोहन राय की कई उपाधियां हैं, राजा राममोहन राय की कई उपाधियां हैं। तो उन उपाधियों के बारे में देखते हैं। एक तो इन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता, क्योंकि शुरुआती जो समाज सुधारक थे, ठीक है ना, वो कौन थे, राजा राममोहन राय ही थे। इन्हें युग दूत की उपाधि किसने दी है, सुभाष चंद्र बोस ने दी है। युग दूत की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी है, याद रखिएगा। नव जागरण का अग्रदूत, यानी कि जो ये सामाजिक पुनर्जागरण हुआ इसके प्रारंभिक ये थे, तो इन्हें अग्रदूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहा जाता है। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहा जाता है, याद रखिएगा। अतीत और भविष्य के मध्य क्या कहा जाता है, सेतु कहा जाता है। देखिए राजा राममोहन राय की ये थिंकिंग थी कि जो हमारे प्राचीन भारत की जो चीजें अच्छी है आप उन्हें फॉलो कीजिए। क्या कीजिए, अच्छी है। अब कुरीतियां, आडंबर, ये चीजें तो फॉलो करने लायक है नहीं। जो समाज की अच्छी चीज है, ठीक है, जो हमारा दर्शन है, जो हमारी फिलोसॉफी है, जो हमारे विचार हैं, जो ऋषि मुनि ने प्रकट किए हैं, वो तो अच्छे हैं, आप उन्हें फॉलो कीजिए। और भविष्य, यानी कि अब जमाना बदल रहा है तो आप जो पाश्चात्य ज्ञान है तो आप उसको भी फॉलो करो। ऐसा नहीं कि हम तो भारतीय ज्ञान ही पढ़ेंगे, भारतीय दर्शन ही पढ़ेंगे, यूरोपियों का जो विज्ञान है वो पढ़ने लायक नहीं है। नहीं, जो चीज अच्छी है, जो पाश्चात्य पश्चिमी लोगों की जो चीज अच्छी है आप उन्हें फॉलो कीजिए, और जो हमारी चीज अच्छी है आप उसे फॉलो कीजिए। तो अतीत और भविष्य के मध्य सेतु भी कहा जाता है। सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक कहा जाता है। सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक कहा जाता है। आधुनिक भारत का पहला नेता कहा जाता है। और भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत। तो किन किन उपाधियों से जाना जाता है, एक तो आधुनिक भारत का पिता। क्या, आधुनिक भारत का पिता। युग दूत, ये किसने कहा है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। फिर क्या आता है, नव जागरण का अग्रदूत। नव जागरण का अग्रदूत, भारतीय पुनर्जागरण का जनक, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक, सुधार, आधुनिक भारत का पहला नेता और भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इनके द्वारा स्थापित संगठन कौन कौन से। एक तो इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1815 ईस्वी में।
किसकी? आत्मीय सभा की स्थापना की थी। फिर इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी 1816 ईस्वी में, वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी 1825 ईस्वी में, और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 ईस्वी में की थी। तो ये इनके द्वारा स्थापित प्रमुख संगठन है, आपको याद रखना है, सन भी याद रखना है। आत्मीय सभा 1815, वेदांत सोसाइटी 1816, वेदांत कॉलेज 1825 और ब्रह्म समाज 1828, याद रखिएगा। अब इनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई है वो कौन कौन सी है? एक है तोहफत उल मुवाहिदीन है, मुवाहिदीन, तोहफत उल मुवाहिदीन, इसे बोलते हैं एकेश्वरवादियों का उपहार। क्या बोलते हैं? एकेश्वरवादियों का उपहार, तोहफत उल मुवाहिदीन। क्या नाम है? तोहफत उल मुवाहिदीन, सिंपल नेम है, याद करना है आपको, बड़े टफ लगे, तोहफत उल मुवाहिदीन। ठीक है। फिर है प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये क्या है? राजा राममोहन राय की पुस्तकें हैं, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। ठीक है। और हिंदू उत्तराधिकार के नियम, भी शीर्षक इन्होंने ही लिखा है, हिंदू उत्तराधिकार के नियम। अब समाचार पत्रों की बात करें, ये तो पुस्तकें थी, अब ये क्या? समाचार पत्र। मिरातुल अखबार, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है, अभी हमने देखा था पीछे, राजा राममोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत। ठीक है। मिरातुल अखबार, ठीक है, फारसी भाषा में लिखा था ये जो समाचार पत्र छपाता है, किसमें? फारसी भाषा में। फिर है संवाद कौमुदी, बांग्ला भाषा में, संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में। ब्रह्मनिकल मैगजीन थी, ब्रह्मनिकल मैगजीन, ये किस में आई थी? अंग्रेजी में। ये किस में आई थी? ब्रह्मनिकल मैगजीन अंग्रेजी में, और बंगदूत हिंदी में। तो 3 पुस्तकें हैं इनकी, एक तो तोहफत उल मुवाहिदीन, दूसरी है प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, हिंदू उत्तराधिकार के नियम। समाचार पत्र कौन कौन से हैं? मिरातुल अखबार फारसी भाषा में, संवाद कौमुदी बंगाली में, ब्रह्मनिकल मैगजीन ये अंग्रेजी में, और बंगदूत हिंदी में है, याद रखिएगा। बंगदूत किस में है? हिंदी में। फिर अब इनके सामाजिक सुधार क्या क्या थे? ये जाति प्रथा के विरोधी थे, जाति प्रथा के क्या थे? विरोधी थे, जाति प्रथा को नहीं मानते थे, समानता के सिद्धांत पे बल देते थे। फिर आता है अस्पृश्यता, यानी कि छुआछूत को भी नहीं मानते थे, छुआछूत को भी नहीं मानते थे। और इनको विशेष रूप से किस लिए याद किया जाता है? कि सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया था। 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त किया था, क्योंकि इनकी भाभी, इनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी और इनकी भाभी को सती कर दिया गया था, और इसके बाद में इन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। और 1829 ईस्वी में उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। उन्होंने सती प्रथा को क्या कर दिया? गैर कानूनी घोषित कर दिया था, याद रखिएगा। फिर बहु विवाह, यानी कि एक से अधिक विवाह के भी ये क्या थे? विरोधी थे। यानी कि मनुष्य को कितने विवाह करने चाहिए? एक ही विवाह करना चाहिए, जिंदा रहते पत्नी या पति तक, ठीक है। मरने के बाद में तो विधवा पुनर्विवाह का तो समर्थन करते ही है, ठीक है। बाल विवाह का विरोध किया था, बाल विवाह का क्या किया था? विरोध किया था कि भाई बच्चों का बाल विवाह नहीं करना है, बच्चे समझदार हो जाएं, बालिग हो जाएं, उसके बाद ही विवाह करना चाहिए। पर्दा प्रथा का भी इन्होंने विरोध किया था, पर्दा प्रथा। और पर्दा प्रथा भारत में मध्यकाल में खासकर विशेषकर मुस्लिम आक्रमणकारियों के समय ज्यादा जोर पकड़ी थी, ठीक है। तो याद रखिएगा, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया था, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया था। देखिए, वैदिक काल में स्त्री शिक्षा का अधिकार था, महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार था। लेकिन बाद में महिलाओं पर अंकुश लगते गए, क्या लगते गए? अंकुश लगते गए। क्यों? क्योंकि आर्य लोग बाहर से आए थे, और यहाँ के जो लोग थे द्रविड़ अनार्य जिन्हें कहते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या थे? पराजित थे, आर्य लोग विजेता थे। तो वो गोरे भी थे आर्य, और द्रविड़ लोग काले थे। तो आर्य लोग नहीं चाहते थे कि उनकी जो महिलाएं हैं वो काले लोगों के संपर्क में आए, ठीक है। इसीलिए उन्होंने महिलाओं की स्वतंत्रता पे धीरे धीरे प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया था।
फिर विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था, याद रखिएगा, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। यदि आपके क्वेश्चन आए कि राजा राममोहन राय के सामाजिक विचारों के बारे में बताइए, तो आपको बताना है कि उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया था, जाति प्रथा को सही नहीं मानते थे और छुआछूत को भी सही नहीं मानते थे। उनका विशेष उल्लेखनीय योगदान क्या है कि उनके प्रयासों से ही 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त किया गया था। और किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। बहुविवाह के विरोधी थे, बाल विवाह के विरोधी थे, पर्दा प्रथा का विरोध किया, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। फिर धार्मिक सुधार क्या क्या किए थे इन्होंने? ये एकेश्वरवाद पे जोर देते थे कि भाई एक ही भगवान है, एक ही परम सत्ता है। अब जैसे हिंदू धर्म में क्या है कि भाई हमारे यहाँ पे तो कितने देवता है? 33 करोड़ देवी देवता है। शुरुआत में 33 कोटि वर्ड आता था। शुरुआत में जब धर्म की अवधारणा चल रही थी तो 33 कोटि, कोटि का उस समय प्रयोग होता था प्रकार। कोटि का जो वर्ड आता है उसमें 33 प्रकार के देवी देवता थे, यानी 33 ही थे। लेकिन बाद में कोटि शब्द बिगड़ के क्या बन गया? करोड़ बन गया। अब हमारे धर्म में क्या मान्यता है कि हमारे यहाँ पे कितने देवी देवता है? 33 करोड़ देवी देवता है। अरे भाई, चाइना को, अमेरिका को छोड़ दिया जाए तो विश्व का ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पे 33 करोड़ की पॉपुलेशन हो, और हमारे यहाँ पर 33 करोड़ तो देवी देवता है। और बाकायदा सब कैटेगरीज बनी हुई है। ठीक है, हर देवता का अलग डिपार्टमेंट है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं है कि विरोध कर रहा हूँ, आप ऐसा मत समझिएगा कि मैं नास्तिक हूँ, मैं भी आस्तिक हूँ, लेकिन एक पढ़ाने का तरीका है सभी का। तो हमारे यहाँ पे 33 करोड़ देवी देवताओं को मानते हैं, जबकि राजा राममोहन राय क्या कहते थे कि ये जो 33 करोड़ देवी देवता भी हैं, तो ये क्या है कि सभी एक परम सत्ता से जुड़े हुए हैं। पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला एक यूनिवर्सल पावर है, वो एकेश्वरवाद पे जोर देते थे। इस्लाम धर्म भी एकेश्वरवाद पे जोर देता है और ईसाई लोग भी एकेश्वरवाद पे जोर देते हैं। ठीक है, हालांकि जो इस्लाम धर्म है वो मूर्ति पूजा को नहीं मानता और वो कैसा है? निराकार है। उन्होंने अपने ईश्वर की कल्पना नहीं की है, जबकि हमने अपने ईश्वर की क्या कर ली है? कल्पना कर ली कि हमारा ईश्वर विष्णु जी ऐसे दिखते हैं, गणेश जी ऐसे दिखते हैं। ठीक है, भगवान शिव, हमने रूप को, एक हमारे जो ईश्वर के रूप को आकार दे दिया है, जबकि इस्लाम धर्म में ऐसा करना क्या है? वर्जित है। ठीक है, फिर आता है धार्मिक आडंबरों का विरोध। देखिए, आडंबर क्या है? ऐसी चीजें जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये बीच के जो बिचौलिए लोग थे, जो धार्मिक बिचौलिए लोग थे, ये उन्होंने अपना पेट भरने के लिए, उन्होंने अपने पेट भरने के लिए इन आडंबरों का प्रचलन किया था। तो शुरुआत में क्या था? जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान को कर्म कांडों में, विधि विधानों में बांध दिया गया, जिनका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो इन सब चीजों का विरोध किया था। ठीक है, तो फालतू के कर्मकांड नहीं करने हैं। ब्राह्मण आए या पंडित जी आए कि आपके घर में भूत है, आपको ये कर्मकांड करना है, इतना खर्चा आएगा, आपके घर में शांति नहीं है, आप ये यज्ञ कराइए, इतनी दक्षिणा दीजिए। अरे भाई, दक्षिणा देने से शांति आती तो सभी लोग दक्षिणा दे के पूरे ब्रह्मांड में शांति कायम नहीं कर लेते। ठीक है, इनका दर्शन तर्क पर आधारित था कि भाई आप विश्वास कीजिए भगवान में, भगवान में विश्वास कीजिए, किसी भी चीज को मानते हैं आप विश्वास कीजिए, लेकिन किसी पर भी अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। ये बात याद रखिएगा। विश्वास ठीक है, लेकिन अंधविश्वास बुरी चीज होती है, और जहां पे तर्क होगा वहां पर कभी भी अंधविश्वास नहीं होगा। और वे विश्व के सभी धर्मों की एकता में विश्वास करते थे, विश्व के सभी धर्मों की एकता में विश्वास करते थे, याद रखिएगा। ठीक है, फिर आता है राजनीतिक विचार। राजनीतिक विषयों पर जन आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय राजा राममोहन राय को ही जाता है। राजनीतिक विषयों पर जन आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय आधुनिक भारत का पहला नेता, आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। तो उन्होंने भारतीयों में राजनीतिक चेतना भी जागृत की थी, याद रखिएगा। और इनके विचार क्या थे कि जो वरिष्ठ सेवाएं हैं उनमें भारतीयों को भी लिया जाए, वरिष्ठ सेवाओं में भारतीयकरण किया जाए, यानी कि अंग्रेज जो सेवाएं कर रहे हैं, मतलब सेवाएं चला रहे हैं, यानी कि सरकार में भारतीयों को भी शामिल किया जाए। ये बात याद रखिएगा। नौकरशाही में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण,
या वो ये नहीं चाहते थे कि भाई कार्यपालिका यानी कि जो सरकार है, जो शासन चलाती है, वो न्यायपालिका से अलग रहे। न्यायपालिका कार्यपालिका से और कार्यपालिका न्यायपालिका से, दोनों एक दूसरे के काम में दखल ना दें। ठीक है। फिर आता है जूरी द्वारा न्याय। जूरी द्वारा होता है कि भाई जैसे कोई भी किसी भी फैसले का मुकदमा करना है, तो अभी तो अमूमन जो निचली कोर्टें हैं वो एक जज के द्वारा निर्णय कर देती है। तो ये कहते हैं कि भाई 3 लोगों का पैनल बनाओ या 5 लोगों का पैनल बनाओ और फिर इनमें बहुमत के द्वारा निर्णय दिया जाए कि भाई 5 में से 3 लोगों ने ऐसा कहा, तो ये निर्णय जूरी द्वारा यानी कि बहुमत प्रणाली के द्वारा निर्णय। ठीक है। और भारतीय यूरोपियों के बीच समानता पे बल दिया था। भारतीय और यूरोपीय कैसे है, समानता है, दोनों के लिए समान कानून होने चाहिए। ठीक है, समान नियम होने चाहिए, हालांकि उस समय थे नहीं। ठीक है। आपको पता होगा कि लॉर्ड रिपन के समय उसने इल्बर्ट बिल विधेयक लाया था कि कोई भी भारतीय न्यायाधीश किसी यूरोपीय के मुकदमों की सुनवाई नहीं कर सकता था। यूरोपीय लोग अपने आप को महान समझते थे, ग्रेट समझते थे, और वो नहीं चाहते थे कि कोई भी भारतीय उनके भाग्य का फैसला करे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आता है ब्रह्म समाज का विभाजन। क्या आता है ब्रह्म समाज में? देखिए, कोई भी धर्म हो, कोई भी पंथ हो या कोई भी सोसाइटी हो, उसकी स्थापना होती है, ये बात सही है, लेकिन कुछ समय बाद में विभाजन होना भी तय होता है। कोई भी चीज हो उसमें विभाजन जरूर होगा। आप हिंदू धर्म ले लीजिए, हिंदू धर्म में विभाजन है, शैव धर्म मानते हैं, कोई वैष्णव को मानता है। बौद्ध धर्म ले लीजिए, हीनयान, महायान। जैन धर्म लीजिए, दिगंबर, श्वेतांबर। इस्लाम धर्म लीजिए, शिया, सुन्नी। ठीक है। क्रिश्चियन धर्म लीजिए आप, कैथोलिक, और ये आपकी इसमें कैथोलिक आता है, और एक ऑर्थोडॉक्स। इनमें 2 में विभाजन है। ठीक है, तो विभाजन होता है। तो बौद्ध ब्रह्म समाज में भी क्या हुआ? विभाजन हुआ। विभाजन कैसे हुआ अपन को देखते हैं कि भाई 1833 ईस्वी में राजा राममोहन राय की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। राजा राममोहन राय की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद में द्वारिकानाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला था। किसने? द्वारिकानाथ टैगोर ने। और इन्होंने 1839 ईस्वी में तत्व बोधनी सभा की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन मोस्ट है, याद रखिएगा। तत्व बोधनी सभा 1839, द्वारिकानाथ टैगोर। बाद में क्या होता है? 1843 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला था। 1843 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने नेतृत्व संभाला था। और देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को, याद रखिएगा, केशव चंद्र सेन को आचार्य नियुक्त किया था। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को आचार्य पद पे नियुक्त किया था। लेकिन आगे चल के देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच में कोई वैचारिक मतभेद हो गए। केशव चंद्र सेन ने क्या किया कि भाई ब्रह्म समाज जो था उसके द्वार सभी के लिए खोल दिए थे। और वो थोड़ा कहते हैं कि उन्होंने ईसाइयों को भी यहाँ पे आमंत्रित किया, और ईसाई लोग क्या करने लगे कि भाई ब्रह्म समाज में ईसाईकरण करने लगे थे। तो ये बात देवेंद्रनाथ टैगोर को पसंद नहीं आई और उन्होंने केशव चंद्र सेन को आचार्य पद से हटा दिया था। ठीक है, तो उस समय 1867 ईस्वी में पहला विभाजन हुआ। तो जो ब्रह्म समाज था वो कितने भागों में बट गया? 2 भागों में बट गया था। क्या बट गया था? 2 भागों में। एक बना आदि ब्रह्म समाज और एक बना भारतीय ब्रह्म समाज। जो आदि ब्रह्म समाज थे उसके प्रवर्तक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। और जो भारतीय सब ब्रह्म समाज बना इसके प्रवर्तक कौन थे? आचार्य केशव चंद्र सेन। और दूसरा विभाजन होता है 1878 में ब्रह्म समाज का। अब देखिए, ये जो केशव चंद्र सेन है, इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ आंदोलन चलाया था। ये बाल विवाह के विरोधी थे, लेकिन इन्होंने खुद अपनी बच्ची का विवाह कूच बिहार के राजा के साथ में कर दिया था। बालपन में, छोटी उम्र में ही कूच बिहार के राजा के साथ में विद्रोह कर दिया। तो अब उनका जो भारतीय ब्रह्म समाज था, अब ये भी 2 भागों में बट गया था। इनका जो भारतीय ब्रह्म समाज था ये 2 भागों में बट गया था, क्योंकि भाई इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया और बाद में आगे चल के खुद अपनी बेटी का विवाह कर दिया छोटी उम्र में। तो एक बना भारतीय ब्रह्म समाज जो केशव चंद्र सेन, और एक बना फिर साधारण ब्रह्म समाज। इसके प्रवर्तक कौन थे? शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस थे। ठीक है, तो ये क्या था? समाज सुधार आंदोलन था। और उसमें हमने पढ़ा था राजा राममोहन राय के बारे में। किसके बारे में? राजा राममोहन राय के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट में इतना ही है सामाजिक आंदोलन में। तो पार्ट 2 में हम आगे पढ़ेंगे विवेकानंद के बारे में, दयानंद सरस्वती के बारे में। ठीक है, और भी कई आंदोलन हैं तो उनके बारे में पढ़ेंगे। मुस्लिम आंदोलन है,
और पारसी आंदोलन है तो उनके बारे में कल पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।